स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी की जो बुक है अभिव्यक्ति और माध्यम का तृतीय अध्याय विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। इससे पहले वाले जो 2 अध्याय हैं वो क्लास 11th के लिए हैं। ये वाला यहाँ से हमारे पास क्लास 12th का सिलेबस है। मैं आपको बता देती हूँ, ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये आपकी NCERT की बुक है। मैं इस NCERT की बुक से आपको पूरे चैप्टर में से आपको ये बता दूंगी कि कहाँ कहाँ पे इम्पॉर्टेंट लाइन्स लिखी हुई हैं जहाँ से आपके क्वेश्चन बनने की सबसे ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो स्टार्ट करते हैं तृतीय अध्याय। देखिए, बेसिकली अगर मैं इस चैप्टर का एक सारांश निकालूं तो मैं आपको बता देती हूँ कि इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे अध्याय में आपके साथ में जनसंचार माध्यम जो हैं जैसे प्रिंट, टीवी, रेडियो, इंटरनेट, इनके बारे में आपको बताया गया है। इनमें कैसे कैसे बदलाव आया, कैसे पहले प्रिंट हुआ करता था, फिर टीवी हुआ, फिर रेडियो, फिर इंटरनेट ने कैसे कैसे रूप को बदला है, इनमें किसमें क्या विशेषताएं हैं, किसमें क्या खूबियां हैं, क्या खामियां हैं, उस सब बारे में बताया गया है। तो देखिए, अगर हम आपका अध्याय आप शुरू से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। एक नज़र में अगर देखते हैं यहाँ पे, तो आप लोग प्लीज़ जो मैंने अंडरलाइन किया है अगर आप उतना ही देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। साथ के साथ मैं आपको बता दूंगी कि क्वेश्चंस कहाँ से बनेंगे। यहाँ मैंने लिखा है, विभिन्न संचार माध्यमों के लिए लेखन के अलग अलग तरीके होते हैं। अखबार और पत्र पत्रिकाओं में लिखने की अलग शैलियां हैं, जबकि रेडियो और टेलीविज़न के लिए लिखना एक अलग कला है। चूँकि माध्यम अलग है इसलिए उनकी ज़रूरत भी अलग है। देखिए बच्चों, ये बेसिकली इस चैप्टर में आपको ये नहीं बताया जा रहा है कि इंटरनेट क्या है, नहीं, या टीवी क्या है, नहीं, आपको ये नहीं बताया जा रहा है। आपको ये बताया जा रहा है कि इस पे जो सूचनाएं प्रसारित हो रही हैं, है ना, इस पे जो जिनको आप न्यूज़ बोलते हैं वो प्रसारित हो रहे हैं, उनको पहले लिखा जाता है। अगर जैसे अब हम तो जैसे अगर हम यूट्यूबर हैं तो हम छोटे स्तर पे काम कर रहे हैं, है ना, तो हमें चीज़ों को उतना लिखने की ज़रूरत नहीं होती। वहीं पर अगर आप न्यूज़ रिपोर्टर्स की बात करें, अगर आप आज तक, NDTV, तो ये रिपोर्टर्स क्या करते हैं, जो इनके हेडिंग्स होती हैं मेन, या पहले उसके लिए स्क्रिप्ट तैयार की जाती है ना, तो वो स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती है। अगर आप अखबार के लिए स्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो आप कैसे लिखेंगे। आप किसी कोई आप जैसे पिक्चर बनाना चाहते हैं, फिल्म बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए एक अलग तरीके से स्क्रिप्ट लिखी जाती है। जब हम इंटरनेट पर सूचनाओं को प्रसारित कर रहे होते हैं, उनकी स्क्रिप्ट थोड़ी अलग तरीके से लिखी जाती है। वही आपको बताया जा रहा है कि चूंकि माध्यम अलग है इसलिए उनकी ज़रूरतें भी अलग अलग हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास NCERT की बुक है तो आप यहाँ से अंडरलाइन भी कर सकते हैं। यहाँ पे उसके बाद में आपको बताया जा रहा है, इन प्रमुख जनसंचार माध्यम कौन कौन से हैं। प्रिंट है, टीवी है, रेडियो है और इंटरनेट है। क्या है? उम्मीद है कि आप नियमित रूप से अखबार पढ़ते होंगे। इसके अलावा मनोरंजन या समाचार जानने के लिए टीवी भी देखते होंगे, रेडियो भी सुनते होंगे। संभव है कि आप कभी कभी इंटरनेट पर भी समाचार पढ़ते, सुनते या देखते होंगे। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, ये सिर्फ आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन, क्योंकि जब भी हम अध्याय को आगे बढ़ाते हैं, जब भी हम पूरे अध्याय को पढ़ते हैं तो उसकी आपको उसके बारे में कुछ बेसिक जो जानकारी होती है वो आपको होनी चाहिए। तो ये वही था। आगे बढ़ते हैं। निश्चित ही इन सभी माध्यमों से समाचार की लेखन शैली, भाषा और प्रस्तुति को आपको कई अंतर देखने को मिले होंगे। जब आपने समाचार पत्र पढ़ा होगा, जब आपने आप दूर मतलब टेलीविज़न देखते हैं, या जब आप इंटरनेट पर कोई चीज़ सर्च करते हैं, कुछ पढ़ते हैं, तो आपने उसमें बहुत सारे अंतर देखे होंगे। सबसे सहज और आसानी से नज़र आने वाला अंतर तो यही होता है कि जहां अखबार पढ़ने के लिए है, वहीं रेडियो सुनने के लिए है और टीवी देखने के लिए है। आप समझ रहे हैं? ऐसा नहीं है कि टीवी को आप सिर्फ देख रहे हो, सुन नहीं रहे हो। लेकिन अगर टीवी का हम सबसे स्पेसिफिक फीचर आपसे पूछा जाए तो वो है कि हम पहले देखते हैं, चीज़ों को टीवी पर दिखाया
ज़्यादा जोर जिस चीज़ पर दिया जाता है वो किस पे दिया जाता है, आपको दिखाने पर दिया जाता है। वही वो बोल रहे हैं। फिर इंटरनेट पर पढ़ने, सुनने और देखने तीनों की ही सुविधा है। इंटरनेट पर आप मतलब देख भी सुन सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। जाहिर है कि अखबार छपे हुए शब्दों का माध्यम है, जबकि रेडियो बोले हुए शब्दों का। समझ गए होंगे आप कि अखबार क्या है, छपे हुए, क्योंकि अखबार पर प्रिंट होती हैं चीज़ें, तो अब वो छपा होता है, और रेडियो में आप सुनते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन इस वाले पैराग्राफ से बन सकता है कि जैसे इसमें अंतर दिया है कि समाचार पत्रों की लेखन शैली, भाषा, कई अंतर देखने को मिलते हैं। सबसे सहज जो अंतर है वो क्या देखने को मिल रहा है आपको, अखबार पढ़ने के लिए, रेडियो सुनने के लिए और टीवी देखने के लिए होता है। आगे, संचार के विभिन्न माध्यमों की खूबियाँ और खामियाँ। इस वाले पूरे पैराग्राफ में, सॉरी मैंने गलती से अंडरलाइन कर दिया है, इस पूरे पैराग्राफ में मुझे कुछ भी बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं मिला। मतलब इम्पॉर्टेंट से मतलब इम्पॉर्टेंट तो है, बट ये इतना बेसिक है कि मुझे पता है कि आप इतना अपने कॉमन सेंस से कर देंगे। ठीक है, आगे प्रिंट माध्यम, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। क्या है? प्रिंट यानी मुद्रित माध्यम जनसंचार के आधुनिक माध्यम से सबसे पुराना है। ये क्या है? ये जो माध्यम है, मुद्रित माध्यम यानी छपाई जिसको बोल सकते हैं, जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना है। असल में आधुनिक युग की शुरुआत ही मुद्रण यानी छपाई के आविष्कार से हुई थी। हालांकि मुद्रण की शुरुआत चीन से हुई, लेकिन आज हम जिस छापे खाने को देखते हैं, इसके आविष्कार का श्रेय जर्मनी के गुटेनबर्ग को जाता है। अब यहाँ से क्या प्रश्न बन सकता है? ये प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि मुद्रण की शुरुआत कहाँ से हुई थी? चीन से हुई थी। हम जिस छापे खाने को देखते हैं, इसका आविष्कार कहाँ पे हुआ था? सबसे पहले जर्मनी के गुटेनबर्ग को इसका श्रेय देते हैं। छापा खाना यानी प्रेस का आविष्कार। छापा खाना क्या होता है? प्रेस, जहाँ पर खबरें छपती हैं, अखबार छपते हैं। आविष्कार ने दुनिया की तस्वीर बदल दी। ठीक है, भारत में पहला छापा खाना सन 1556 में 1556 में गोवा में खुला। तो ये आपको याद रखना है कि भारतवर्ष की अगर बात करेंगे तो 1556 में गोवा में पहला छापाखाना खुला था। इसे मिशनरियों ने धर्म प्रचार की पुस्तकें छापने के लिए खोला था। इसका उद्देश्य क्या था? मिशनरियों ने सबसे पहले इसको खोला था, किस लिए? धर्म प्रचार की पुस्तकों के लिए। ठीक है, यहाँ से इस वाले पैराग्राफ में से काफ़ी क्वेश्चंस बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज। ये आपको देखेंगे, अगर आपके पास बुक है तो बुक में दिया होगा। आप देखो यहाँ पे आपको एक प्रेस की यानी छापे खाने की फ़ोटो पिक्चर यहाँ पे दिखाई गई है। अब तो मतलब ठीक है, आप लोग इसको देख लीजिएगा, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आगे बढ़ते हैं। मुद्रित माध्यमों के तहत अखबार, पत्रिकाएं, पुस्तकें आती हैं। मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी विशेषता या शक्ति यह है कि छपे हुए शब्दों में स्थायित्व होता है। उसे आप आराम से और धीरे धीरे पढ़ सकते हैं। पढ़ते हुए उस पर सोच सकते हैं। अगर कोई बात समझ में नहीं आती तो उसे दोबारा या जितनी बार इच्छा हो उतनी बार पढ़ सकते हैं। यानी अगर हम मुद्रित यानी प्रिंट माध्यम की बात करें तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि हम इसे आराम से, सबकी पढ़ने की स्पीड अलग होती है ना, सबकी अलग अलग। मेरी पढ़ने की स्पीड बहुत धीरे हो सकती है, आपकी बहुत तेज़ हो सकती है, आपकी किसी दोस्त की आपसे भी तेज़ हो सकती है। तो क्या है, आप अपनी स्पीड में पढ़ सकते हैं, साथ ही साथ आप पढ़ते हुए सोच सकते हैं। क्योंकि आप देखते हैं जब हम पढ़ते हैं ना तो हमारे दिमाग में हम उस चीज़ की एक पिक्चर बनाते चलते हैं। आपको मतलब ये आप कह सकते हैं कि ये एक ऑटोमेटिक फ़ीचर होता है हम इंसानों के अंदर, कि जब भी हम कोई चीज़ को पढ़ते हैं तो उसकी एक फ़िल्म हमारे दिमाग में बनती जाती है। ऐसा नहीं है कि हमें उसके लिए कुछ एफ़र्ट करना पड़ता है, बट वो हमारे दिमाग में एक
अपने आप एक पिक्चर बनती जाती है। तो हम उसे किसी को 2 बार में समझ में आता है, किसी को 3 बार में समझ में आता है, तो वो उतनी बार उसे पढ़ सकता है। मुद्रित माध्यमों की दूसरी बड़ी विशेषता यह है कि यह लिखित भाषा का विस्तार है। इसमें लिखित भाषा की सभी विशेषताओं शामिल हैं। जैसे लिखित भाषा में जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि वह अनुशासन की मांग करते हैं। अनुशासन की मांग से यहाँ पे मतलब ये है कि लिखने में आपको भाषा, व्याकरण, वर्तनी और शब्दों के उपयुक्त का इस्तेमाल का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि लिखित भाषा में ही आपको व्याकरण का, जब आप बात करते हैं, है ना, जब हम बात कर रहे हैं तो हम व्याकरण का ध्यान नहीं रखते हैं। आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहती हूँ? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे अगर आप किसी साइड, मतलब आप कहीं पे रहते हैं तो हम बोलते हैं कि तो हम व्याकरण का इतना ध्यान नहीं रखते, लेकिन जब हम लिखते हैं तो व्याकरण का पूरे तरीके से ध्यान रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। ये आपको इन्होंने हिंदुस्तान अखबार का एक वो दिखाया गया है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। मुद्रित माध्यमों की तीसरी विशेषता यह है कि यह चिंतन, विचार और विश्लेषण का माध्यम है कि पाठक के पास न सिर्फ उसे पढ़ने, समझने और सोचने का समय होता है, बल्कि उसकी योग्यता भी होती है। हमने इसके 3 विशेषताएं पढ़ी। पहली विशेषताएं हमने ये पढ़ी कि आपको बताया गया है कि सबसे पहली विशेषता जो थी, जो शब्द होते हैं वो छपे हुए होते हैं। दूसरी चीज़, आप उसे आराम से पढ़ सकते हो। तीसरी चीज़, आपने जो उसकी दूसरी विशेषता पढ़ी वो ये थी कि आप इसे व्याकरण का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। और तीसरी विशेषता क्या थी कि आप इसे पढ़ते पढ़ते सोच सकते हो, विचार कर सकते हो, है ना। जो पाठक हैं, पाठक मतलब जो पढ़ने वाले हैं, पाठक के पास न सिर्फ उसे पढ़ने की योग्यता होती है, उसे समझने, सोचने और उसकी योग्यता भी होती है। अच्छा, ये तो हमने इसकी जो विशेषताएं थी उनके बारे में बात की। आगे हम पढ़ते हैं। मुद्रित माध्यमों की यही कमजोरी और सीमा भी है। क्या कमजोरी और क्या सीमा है? निरीक्षकों के लिए मुद्रित माध्यम किसी काम का नहीं है। यानी जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनको पढ़ना ही नहीं आता, वो लोग क्या करते हैं, वो उनके न्यूज़पेपर यानी अखबार की अगर हम बात करें तो वो उनके किसी भी काम का नहीं है। इसके साथ ही माध्यमों के लिए लेखन करने वालों को अपने पाठकों के भाषा ज्ञान के साथ साथ उनके शैक्षिक ज्ञान और योग्यता की विशेष ध्यान देना होता है। देखो, सबको अलग अलग भाषाएं आती हैं, है ना। सब ज़रूरी नहीं है कि जो हिंदी में अखबार छप रहा है सबको हिंदी आती हो, या ज़रूरी नहीं है जो मराठी में अखबार छप रहा हो सबको मराठी आती हो। तो यहाँ पे क्या है, जो भी इनके पाठक हैं, है ना, जो भी इनको पढ़ने वाले लोग हैं, उनकी भाषा ज्ञान का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। तो ये इसकी एक कमज़ोरी है। उसके बाद में मुद्रित माध्यमों की एक सीमा यह है कि वे रेडियो, टीवी या इंटरनेट की तरह तुरंत घटनाओं को संचालित नहीं कर सकते। ये एक निश्चित अवधि पर प्रकाशित होते हैं, जैसे अखबार 24 घंटे में एक बार या साप्ताहिक पत्रिका सप्ताह में एक बार प्रकाशित होती है। मुझे लगता है इसको बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। अखबारों में ऐसा नहीं होता कि जैसे अगर टीवी की बात करें तो आज आप टेलीविज़न पर तुरंत से न्यूज़ खोलते हो और देखते हो कि अच्छा अभी लेटेस्ट ये चल रहा है, बिल्कुल आपको लाइव घटनाएं बताई जाती हैं। लेकिन अखबार में ऐसा नहीं होता। अगर आज शाम को कोई घटना हुई है तो वो आपको कल सुबह ही देखने को मिलेगी, है ना। वो क्योंकि रिपोर्टर वहाँ जाएंगे, तब उस बात को छापा जाएगा। तो आपको या फिर साप्ताहिक जो अखबार होते हैं उनमें भी ऐसा होता है कि जो सप्ताह में वो एक बार छपते हैं। तो अगर इस बार छपा है, मान लीजिए वो सोमवार को छपता है, तो अब अगले सोमवार को छपेगा, है ना। तो इस तरीके से ये इसकी एक, आप कह सकते हैं कि ये इसकी एक सीमा या एक कमज़ोरी है। इसके बाद अगर आपको 250 शब्दों में रिपोर्ट या फीचर लिखने को कहा है तो आपको उस शब्द सीमा का ध्यान रखना पड़ेगा।
ठीक है। जैसे ऐसा नहीं है कि आप कितना भी बड़ा आर्टिकल छाप सकते हैं, उसकी शब्दों की एक सीमा होती है और आपको उन शब्दों की सीमा को ध्यान में रखना पड़ता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, रेडियो की बात करें। मुझे लगता है आपको जो मुद्रित यानी अगर हम प्रिंट मीडिया की बात करें तो वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं रेडियो के बारे में, क्या बोला गया। आज इस पूरे चैप्टर को हम यहाँ पे ख़त्म कर लेंगे, तो आप लोग क्लास थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, ठीक है। रेडियो श्रव्य माध्यम है। श्रव्य माध्यम का मतलब होता है सुनने वाला माध्यम है। इससे सब कुछ ध्वनि, स्वर और शब्दों का खेल है। इन सब वजहों से रेडियो को श्रोता से संचालित माध्यम माना जाता है। श्रोताओं से संचालित माध्यम से यहाँ पे मतलब ये है कि ये एक ऐसा, क्योंकि रेडियो में श्रव्य साधन है, इसलिए हम सुनते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि श्रोताओं से, जो लोग सुनना चाहते हैं, सुनने वाले लोगों के से ही संचालित होने वाला माध्यम है। श्रोता को यह सुविधा उपलब्ध नहीं होती, वह अखबार की तरह रेडियो समाचार बुलेटिन को कभी भी और कहीं भी से भी नहीं सुन सकता। उसे बुलेटिन के प्रसारण समय का इंतज़ार करना होगा और फिर शुरू से लेकर अंत तक बारी बारी से एक के बाद दूसरा समाचार सुनना होगा। बहुत ज़रूरी है मतलब आपको ये समझना कि जैसे रेडियो में क्या होता है, अभी तक क्या हो रहा था, अगर हम बात करें अखबार की तरह, तो रेडियो इसमें क्या होता है, अखबार आपके पास है, आप कभी भी कहीं भी पढ़ सकते हो, लेकिन रेडियो में ऐसा नहीं होता कि आप उसे कभी भी कहीं भी सुन सकते हो, क्योंकि वो नेटवर्क होना बहुत ज़रूरी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जैसे अभी कोई खबर चल रही है, ठीक है, 8 बजे से कोई चीज़ मतलब कोई सूचना है जो प्रसारित होने वाली है, लेकिन आपको जो न्यूज़ सुननी है वो मान लीजिए कि 8:15 पर प्रसारित होगी, तो आपको 8 बजे से लेके 15 मिनट तक का पूरा न्यूज़ पहले सुनना पड़ेगा कि वो क्या बोल रहे हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि बीच में 10 खबरें सुना रहे हैं, मान लेते हैं आपको 8वें नंबर वाली सुननी है, तो आपको पहले से लेकर 7वें नंबर तक की भी सुननी पड़ेगी। क्यों सुनना पड़ेगा? क्योंकि उसमें फॉरवर्ड करने का फीचर नहीं होता। सरल शब्दों में हम ऐसा कह सकते हैं। आगे इस बीच वह इधर उधर नहीं जा सकता और न ही उसके पास किसी गूढ़ शब्द या वाक्यांश में आने पर शब्दकोश का सहारा लेने का समय होता। अगर वह शब्दकोश का अर्थ ढूंढेगा तो बुलेटिन आगे निकल जाएगा। स्पष्ट है कि रेडियो में अखबार की तरह पीछे लौटने और सुनने का फीचर नहीं होता। स्पष्ट बात है कि आप उसे इधर उधर मतलब नहीं जा सकते। जब आपको किसी समाचार को सुनना है तो आपको वहीं पर बैठकर उसे सुनना पड़ेगा। जैसे आपको यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है कि आपको समाचार का समय हो गया, तो ये दोनों लोग जो हैं ये यहाँ पे रेडियो के पास में बैठे हैं और वहाँ पे बैठकर सुन रहे हैं। दूसरी चीज़, आपको कोई मान लीजिए कोई कठिन शब्द ऐसा बोला गया जिसका अर्थ आपको समझ में नहीं आया, तो आपके पास ये मतलब एक ऑप्शन नहीं होता कि आप शब्दकोश में जाके यानी डिक्शनरी में जाकर आप उसका अर्थ ढूंढें, क्योंकि जब तक अगर आप अर्थ ढूंढने में लग जाएंगे तब तक जो बुलेटिन है वो आगे निकल जाएगा, न्यूज़ जो है वो आगे निकल जाएगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। लेकिन अखबार में ये फीचर होता है। अखबार में अगर आपने पहला पेज पढ़ लिया है, आप दूसरे पेज पे पहुंचे, लेकिन आपका वापस मन है पहले पेज की कोई घटना को पढ़ने का, कोई न्यूज़ को पढ़ने का, तो आप वापस से पीछे जा सकते हैं, पर रेडियो में ऐसा नहीं होता। रेडियो की तरह टेलीविज़न भी एक रेखीय माध्यम है, लेकिन वहाँ शब्दों और ध्वनियों की तुलना में दृश्यों तस्वीरों का माध्यम सर्वाधिक होता है। मैंने आपको बताया था कि रेडियो की तरह टेलीविज़न भी एक रेखीय माध्यम है, मतलब इसमें भी जो कम्युनिकेशन होता है वो एक तरफ से ही होता। जैसे आप रेडियो में सिर्फ सुन सकते हैं, कुछ बोल नहीं सकते, वन वे कम्युनिकेशन होता है। उसी तरीके से जो टेलीविज़न है, टीवी है, आप सिर्फ टीवी को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बट ऐसा नहीं होगा कि अगर आप कुछ बोलें तो उसमें अंदर जो लोग काम कर रहे हैं वो आपकी बात को सुन सकें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगर अब बात करते हैं, मुझे लगता है कि रेडियो के बारे में आपको जितना इतने में से ही क्वेश्चंस बनेंगे, इससे बाहर से नहीं आएंगे, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है। आगे टेलीविज़न, हम टेलीविज़न लेखन की बात करते हैं तो यह साफ है कि इसमें दृश्यों की अहमियतता सबसे ज़्यादा है। दृश्यों की मतलब जो आपको दिख रहा है, जो विजिबल है, वो उसका सबसे ज़्यादा, तब वीडियो की ज़्यादा अहमियत है। यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि टेलीविज़न देखने और सुनने का माध्यम है और इसके लिए समाचार या आलेख यानी स्क्रिप्ट लिखते समय इस बात पर खास ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपके शब्द पर्दे पर दिखाई देने वाले दृश्य के अनुकूल हों। देखो, जब इसके बारे में, यानी जब टेलीविज़न के लिए आपको स्क्रिप्ट लिखनी होती है, तब क्या होता है कि अगर हम किसी पिक्चर की बात करें, फिल्म की बात करें, किसी विज्ञापन की बात करें, तो क्या होता है, विज्ञापन का जब वीडियो आता है, हमको ऑडियो जो है, जो शब्द हैं, जो स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, वो उस वीडियो के अकॉर्डिंग लिखनी होती है ना। जो चीज़ चल रही है बिल्कुल उससे संबंधित ही हमको स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर पानी की वीडियो आप दिखा रहे हैं और बात आप आंधी या तूफान की करें, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप वीडियो में पानी दिख रहा है तो हमें जो स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी, उसमें जो शब्द होंगे वो पानी से संबंधित होंगे, पानी के पर्यायवाची होंगे। मुझे लगता है आप ये बात समझ गए होंगे मैं क्या कह रही हूँ। इसलिए टीवी के लिए खबर लिखने का बुनियादी शर्त दृश्य के साथ लेखन है। इसके लिए सबसे बड़ी शर्त क्या है, जो लोग टीवी के लिए लिखते हैं, मतलब जो लोग स्क्रिप्ट लिखते हैं, उनके लिए सबसे पहली शर्त क्या है कि आपको जो लेखन है वो आपको दृश्य के साथ में करना है। जो चीज़ें दिख रही हैं आपको उन्हीं के हिसाब से अपना लेखन तैयार करना पड़ेगा। दृश्य यानी कैमरे के लिए किए गए शॉट्स जिनके आधार पर खबर बुनी जाती है। अगर शॉट्स आसमान के हैं तो हम आसमान की बात लिखेंगे, समंदर की नहीं। अगर कहीं आग लगी हुई है तो हम उसका जिक्र करेंगे, पानी का नहीं। वही जो बात मैंने अभी आपको बताई। दरअसल टेलीविज़न पर खबर दो तरह से पेश की जाती है। टेलीविज़न पर दो तरह से खबरें पेश की जा सकती हैं। इसकी शुरुआती हिस्सा जिसमें मुख्य खबर होती है, बगैर दृश्य के न्यूज़ रीडर या एंकर पढ़ता है। सबसे पहले आपको एक तरीका तो ये हो सकता है, आपने कभी, अगर आप न्यूज़ देखते होंगे, जो बच्चे वो अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। इसमें ये कहा गया है कि इसमें दो तरीके से खबरों को लिखा जा सकता है, दो तरीके से स्क्रिप्ट को लिखा जा सकता है। पहला तो ये कि सबसे पहले एंकर सिर्फ आपको सामने दिखेंगे और न्यूज़ वो पढ़ेंगे, उनके पास में न्यूज़ होगी और वो उस न्यूज़ को पढ़ेंगे, जिस पे पर्दे पर आपको कुछ भी नहीं दिखाया जाएगा, है ना। पर्दे पर आपको सिर्फ एंकर दिख रहे होंगे। दूसरा हिस्सा वह होता है जहाँ से पर्दे पर एंकर की जगह खबर से संबंधित दृश्य दिखाए जाते हैं। फिर दूसरा तरीका क्या होगा कि एंकर की शक्ल हट जाएगी और उसके बाद में सिर्फ उनका ऑडियो आपको सुनाई देगा और साथ में जो वीडियो चलेगा वो एंकर का नहीं चलेगा, वो जिससे संबंधित खबर लिखी जा रही है उसका वीडियो चलेगा। इसलिए टेलीविज़न पर दो हिस्सों में खबर को बांटा जाता है, ठीक है। इसके बाद में टीवी खबरों के विभिन्न चरण यहाँ पे बताए गए हैं, जिनको मैं यहाँ पे आपको समझा रही हूँ। पहला दिया है फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़। सबसे पहले कोई बड़ी खबर फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ के रूप में तत्काल दर्शकों तक पहुँचाई जाती है। मतलब बहुत ही सिंपल है। ब्रेकिंग न्यूज़ क्या होता है, जैसे अभी अभी कहीं पर कोई दुर्घटना हुई और तुरंत से आपको न्यूज़ एंकर उस जगह पर चले जाते हैं और आपको वहाँ से लाइव न्यूज़ दिखाई जाती है, तो वो होता है ब्रेकिंग न्यूज़। उसके बाद दूसरा है ड्राई एंकर। ड्राई एंकर क्या होता है, इसमें एंकर खबर के बारे में दर्शकों को सीधे सीधे बताता है कि कहाँ, क्या, कब और कैसे हुआ। जब तक खबर के दृश्य नहीं आते, एंकर दर्शकों को रिपोर्टर से मिली जानकारियों के आधार पर सूचना पहुंचाते हैं। देखो, अभी अभी कहीं पर कोई घटना हुई है, तुरंत से रिपोर्टर जो होते हैं वो खबर लाने में थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है ना, 5 मिनट 10 मिनट। उससे पहले एंकर जो होते हैं वो अपने चैनल पर आपको बिना वहाँ की
तस्वीरें दिखाए, आपको खबर बता देते हैं कि अब ये वहाँ पे घटित हो रहा है। आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है आपका ये, तो मुझे लगता है कि अगर इस चैप्टर में से जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप इसे थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करके बहुत आराम से कर पाएंगे। ठीक है, फ़ोन इन क्या होता है? इसके बाद खबर का विस्तार होता है और एंकर रिपोर्टर से फ़ोन पर बात करके सूचनाएं दर्शकों तक पहुंचाता है, जिसमें रिपोर्टर, देखो क्या होता है, जैसे आपने बहुत बार न्यूज़ चैनल्स जो होते हैं उनमें देखा होगा कि एंकर आपके साथ बात कर रहे होते हैं, आपको बता रहे होते हैं, साथ में वो कहते हैं कि अब हम अपने रिपोर्टर के पास चलते हैं और हम उनसे पूरी खबर का देखेंगे कि घटना स्थल पर क्या हो रहा है। तो वो फ़ोन के थ्रू वहाँ से कांटेक्ट करते हैं और साथ में स्क्रीन 2 भागों में बट जाती है। एक भाग में आपको एंकर दिख रहा होता है और दूसरे भाग में आपको जो रिपोर्टर होते हैं उस जगह पर, घटना स्थल पर, वो दिख रहा होता है। उसको क्या बोलते हैं? फ़ोन इन। यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे, आप ध्यान रखना। एंकर विजुअल क्या होता है? जब घटना के दृश्य या विजुअल मिल जाते हैं तब उन दृश्यों के आधार पर खबर लिखी जाती है जो एंकर पढ़ता है। एंकर विजुअल क्या होता है कि जैसे कोई घटना हुई, वहाँ से पहले आपको विजुअल्स मिलेंगे, ठीक है, वहाँ से आपको जो फ़ोटोज़ हैं वो सारे मिलेंगे, जो वीडियोज़ हैं वो सारे मिलेंगे, और उसके बाद में उनके ऊपर खबर बनाई जाएगी और फिर एंकर उस खबर को पढ़ेगा। एंकर बाइट क्या होते हैं? बाइट का मतलब होता है कथन, ठीक है। एंकर बाइट क्या होता है? टेलीविज़न के किसी भी खबर को पुष्ट करने के लिए इससे संबंधित बाइट दिखाना। जैसे आपको कोई खबर दिखाई जा रही है और साथ में आपको ये बताना कि उसकी सत्यता का प्रमाण भी आपको दिखाना। जैसे मैं एक उदाहरण देती हूँ आपको कि अभी जैसे सुशांत सिंह राजपूत जो हैं जो थे, उनकी डेथ में आपको क्या दिखा रहे थे कि आपको पहले बताया गया कि वो अब नहीं रहे हैं इस दुनिया में और वो सारी चीज़ें, देन उसके बाद में बोल रहे हैं कि उन्होंने सुसाइड किया है। तो अगर आपको उनकी फ़ोटो दिखा रहे हैं तो आपको बता रहे हैं कि उनके गले में निशान मिला है या जो भी इस तरीके की खबरें, तो साथ में उनकी क्या है, सत्यता को दिखाते हैं, तो वो क्या होता है? बाइट दिखाना, ठीक है। लाइव क्या होता है? लाइव यानी किसी खबर का घटना स्थल से सीधा प्रसारण। जो मैंने अभी भी ऊपर भी आपको बताया था कि सभी टीवी चैनल कोशिश करते हैं कि किसी बड़ी घटना के दृश्य तत्काल दर्शकों तक सीधे सीधे पहुंच जाएं, कि हर चैनल ये चाहता है, चाहे वो एबीपी हो, चाहे वो आज तक हो, इंडिया टीवी हो, या जो भी चैनल्स हो, वो क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी घटना स्थल पर पहुंचकर अपने दर्शकों को लाइव चीज़ों को दिखाया जाए। एंकर पैकेज क्या होता है? शब्द का काम दृश्य को आगे ले जाना ताकि वह दूसरे, देखो क्या होता है, दूसरे दृश्यों से जुड़ सके, जिससे निहित अर्थ को सामने लाना है ताकि खबर के सारे आशय खुल सकें। एंकर पैकेज क्या होता है? पैकेज का मतलब होता है यहाँ पे कि आपको जैसे एक खबर बताई जा रही है, कोई भी खबर, तो एंकर थोड़ा सा कुछ बोलेंगे, उसके बाद आपको एक फ़ोटो दिखाया जाएगा, फिर उस फोटो के बाद दूसरी बात को जोड़ा जाएगा और वो फोटो उसी बात से लिंक हो रही होगी, है ना। जैसे अभी मैंने मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो डाला था जिसमें हम बात कर रहे थे कि तालिबानी जो थे, उन्होंने जब हमारे हिंदुस्तान के प्रतिनिधि उनसे मिलने गए तो उनके बीच में क्या बातचीत हुई। तो हम वो वीडियोस कैसे बनाते हैं? हम ऐसे बनाते हैं कि पहले हमने एक वीडियो डाला कि जिसमें तालिबानी और वो कुछ कदम को बढ़ा रहे थे, हिंदुस्तानी जो हमारे प्रतिनिधि थे वो और तालिबानी जो प्रतिनिधि थे वो कुछ कदम को बढ़ा रहे थे। तो मुझे आपको ये नहीं बताना पड़ा उसके बाद कि अब इन्होंने कदम बढ़ाए, ये आप खुद ही समझ गए कि मैं इसके आगे क्या कहना चाहती हूँ। मैं ये बता रही हूँ कि वो कैसे मिले, उनके बीच में क्या बातचीत हुई, ठीक है। ये इसमें बस मुझे लगता है इतना ही इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ जी, तो ये हमारे यहाँ पे 2 टॉपिक पूरे ख़त्म हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं इंटरनेट की। इंटरनेट क्या होता है, उसके लिए कैसे पत्रकारिता की जाती है, कैसे खबरों को लिखा जाता है। इंटरनेट पत्रकारिता, ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता या वेब पत्रकारिता। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, आपको ये 3-4 नाम दे दिए जाएंगे, उनमें से एक नाम अलग होगा और आपसे शायद पूछ ले कि इनमें से कौन सा वाला इंटरनेट को क्या नहीं बोला जाता, ठीक है। तो ये सारे नाम हैं, आपको ये याद रखना है। भारत में कंप्यूटर साक्षरता की दर बहुत तेज़ी से बढ़ रही है।
इंटरनेट जहाँ सूचनाओं के आदान प्रदान का बेहतरीन औजार है, वहीं वह अश्लीलता, दुष्प्रचार और गंदगी फैलाने का भी जरिया है। इंटरनेट पर पत्रकारिता के भी दो रूप हैं, ये समझ गए होंगे आप, ठीक है। पत्रकारिता के दो रूप हैं, कौन कौन से बताए गए हैं आपको। पहला तो इंटरनेट का एक माध्यम है या औजार के तौर पर इस्तेमाल, यानी खबरों के संप्रेषण के लिए इंटरनेट का प्रयोग। खबरों को संप्रेषण का मतलब ये, खबरों को कम्युनिकेट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। सॉरी। दूसरा, रिपोर्टर अपनी खबर को एक जगह से दूसरी जगह तक ईमेल के जरिए भेजने और समाचारों का संलग्न खबरों को सत्यापन और पुष्टिकरण में भी इस्तेमाल किया जाता है। एक तरीका तो हो सकता है कि आप इंटरनेट पर वीडियो बनाकर या वेबसाइट पे डाल के खबरों को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, या दूसरा हो सकता है कि आप क्या कर रहे हो, ईमेल कर रहे हो, ठीक है, ईमेल के थ्रू भी हो सकता है। आगे, टेलीविज़न पर 1 मिनट में 80 शब्द एक जगह से दूसरी जगह भेजे जा सकते हैं। आज स्थिति यह है कि 1 सेकंड में 56 किलोबाइट यानी लगभग 70,000 शब्द भेजे जा सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, आप ध्यान रखना, ठीक है। इंटरनेट पत्रकारिता के इतिहास में से कौन से क्वेश्चन बनेंगे, आप देख लो। पहला दौर था 1982 से 1992 तक, जबकि दूसरा दौर था 1993 से 2001 तक, और तीसरा जो दौर है इंटरनेट पत्रकारिता का वो 2002 से लेकर अब तक। तो ये डेट्स आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैंने पूरी कोशिश की है कि सारी इम्पोर्टेंट चीज़ों को कवर किया जाए। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का अभी दूसरा दौर चल रहा है। भारत के लिए पहला दौर 1993 से शुरू माना जा सकता है, जबकि दूसरा दौर 2003 से शुरू हुआ था। आज पत्रकारिता की दृष्टि से टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू ट्रिब्यून, स्टेटमैन, पायनियर, NDTV, IBN, जी न्यूज़, आज तक और आउटलुक की साइटें ही बेहतर हैं। इंडिया टुडे जैसी कुछ साइटें भुगतान के बाद ही देखी जा सकती हैं। यहाँ ये बोल रहे हैं कि कुछ साइट्स के नाम दिए हैं, जिसमें से, और साथ में ये बोल रहे हैं कि जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि आपको पहले उनके लिए कुछ पेमेंट करना पड़ेगा, तभी आप उनकी साइट पे जाके खबरों को देख सकते हैं। तो ये वही बात कर रहे हैं। आगे, हिंदी नेट संचार, इंदौर, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इंदौर ने नई दुनिया समूह से शुरू हुआ यह पोर्टल हिंदी का संपूर्ण पोर्टल है। इसके साथ ही हिंदी के अखबारों ने भी विश्व जाल में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी शुरू की। जागरण, अमर उजाला, नई दुनिया, हिंदुस्तान भास्कर, राजस्थान पत्रिका, नवभारत टाइम्स, प्रभात खबर व राष्ट्रीय सहारा ने वेब संस्करण शुरू हुए। प्रभा साक्षी नाम के शुरू हुआ अखबार प्रिंट रूप में न होकर सिर्फ इंटरनेट पर ही इस्तेमाल है। अब यहाँ से क्वेश्चन ये याद रखना, प्रभा साक्षी जो एक अखबार है वो वैसे ऐसा नहीं है जैसे बाकी डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं जो आपके घर घर अखबार आता है। ये अखबार प्रभा साक्षी घर घर नहीं आता, ये केवल इंटरनेट पर ही मौजूद है। आज पत्रकारिता के लिहाज से हिंदी की सर्वश्रेष्ठ साइट BBC, ये याद रखना, ठीक है, BBC की है। यही एक साइट है जो इंटरनेट के मानदंडों के हिसाब से चल रही है। वेब दुनिया ने शुरू में काफ़ी आशाएं जगाई थी, लेकिन धीरे धीरे स्टाफ और साइट की अपडेटिंग के कटौती की जाने लगी, जिससे पत्रकारिता की वह ताजगी जाती रही जो शुरू में नज़र आई थी। ठीक है, इस चैप्टर में बच्चों इससे इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। ठीक है, चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि मैंने जितनी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो आपको यहाँ पढ़ाने की कोशिश की है पूरे चैप्टर में से।
तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको वीडियो पसंद आता है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप लोग मुझे एक कमेंट करके या फिर एक चैनल को सब्सक्राइब करके या बेल आइकन को प्रेस करके मुझे बताइए, या सबसे इम्पॉर्टेंट कि आप लोग वीडियो को लाइक करके मुझे बताओ, तो मुझे पता चलेगा कि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है। बाय बाय, थैंक यू सो मच।